सो पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये बायोटेक का पीडीएफ है हमारा, मैंने ऑलरेडी भेज दिया ऐप वालों के लिए भी, तो आप भी वो देख सकते हो। तो पहले ही सेकंड पेज पर आपको मिलेगा गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो नोन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इन्फॉर्मेटिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना, जिसमें हमने क्या देखा कि बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को हम कंबाइन करते हैं स्टैटिस्टिक्स के साथ और कंप्यूटेशन के साथ, वो मिलकर आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स देता है। गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी ब्राउन भी पढ़ा, वायलेट भी पढ़ा, डार्क भी पढ़ा। उसके बाद बायोटेक के कुछ बेसिक्स है जो मैंने आपको लिखे थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ये बायोटेक शुरू कैसे हुआ, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग शुरू हुई। उसी पर एक सवाल भी आया है, माइक्रोरिजल बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड इन रिहेबिलिटेटिंग डिग्रेडेड साइट्स बिकॉज 2013 का एक क्वेश्चन है, बिकॉज माइक्रोरिजल एनेबल्स द प्लांट्स टू, 3 ऑप्शंस है, तीनों करेक्ट है। उसके बाद हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग देखी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग, आरडीटी पे सवाल आया था 2013 में। तो 2013 का एक क्वेश्चन है, आरडीटी अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड, है ना, ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको पेपर में भी। तो इसका जो है 1 2 3 तीनों इसके जवाब है। क्लोनिंग वेक्टर्स मैंने आपको सिर्फ पासिंग रेफरेंस में पढ़ाया था। क्लोनिंग वेक्टर हो गया जब हम फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा, हमें आपको किसी को कोई जीन आपको चाहिए किसी के अंदर, आपको उसको क्लोन करना है, से फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर डीएनए में कोई एक खास सीक्वेंस है, ये एक पर्टिकुलर जीन है, तो मैं क्या करता हूँ, इस जीन को निकाल लेता हूँ, ठीक। फिर हम क्या करते थे, इसको किसी और पे पेस्ट करते थे, है ना। लेकिन अब आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम इस जीन को क्या करेंगे, इस जीन को डालेंगे किसी वायरस में या किसी बैक्टीरिया में, ठीक है। फिर ये वायरस जाएगा किसी प्लांट के अंदर या इंसान के अंदर, तो या बैक्टीरिया डालो किसी इंसान के अंदर या प्लांट के अंदर। ये वायरस जब उसके अंदर जाएगा, वो अपना वायरस मल्टीप्लाई करेगा ना, जब वायरस मल्टीप्लाई होगा हमारा जीन भी मल्टीप्लाई होगा। बैक्टीरिया जब अंदर जाएगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा, हमारा जीन भी मल्टीप्लाई होगा। इसी को हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं, और इन वायरसेस और बैक्टीरियाज को हम वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो जब हमें अपने जीन्स की क्लोनिंग करानी होती है तो हम वेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ, ये क्वेश्चन आया था 2020 का, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्लास 12 की बायोलॉजी से मिलेगा आपको, फंक्शनल क्रोमोसोम वगैरह। देखो सवाल क्या था ये, विद रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन साइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। कौन सी इनमें से करेक्ट नहीं है। तो जनरल है ये आपका कि साइंस में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है उनके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहली स्टेटमेंट है, फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। कि अगर आप डिफरेंट स्पीशीज से जो है डीएनए लेंगे, उससे सेगमेंट लेंगे, उससे आप एक फंक्शनल डीएनए नहीं, फंक्शनल क्रोमोसोम बना सकते हैं। एक गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। ये जनरल, जब आप साइंस ज़्यादा पढ़ते हो तो आपको ये सीधे समझ आता है, क्रोमोसोम बनाने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। उसमें सिर्फ 2 स्पेसिफिक स्पीशीज से डीएनए का सेगमेंट लेकर आप एक फंक्शनल डीएनए तो बना सकते हैं, लेकिन उससे आप क्रोमोसोम कन्वर्ट नहीं कर सकते, यू नीड अनदर प्रोटीन्स फॉर दैट। तो फंक्शनल क्रोमोसोम उससे नहीं बन पाएगा। सो ये आपकी गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। एप्लीकेशन पता ही है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता है इससे, एलिजा वगैरह। ट्रांसजेनिक एनिमल्स देख लिया हमने, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन वेरियस फील्ड्स, क्लोनिंग कर लिया हमने। उसके बाद है थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, रिप्लेसमेंट क्लोनिंग, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, स्टेम सेल टिश्यू कल्चर। उसके बाद स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, प्रॉपर्टीज़ क्या है उसकी। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में एम्ब्रियोनिक अडल्ट स्टेम सेल्स, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स या ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, उनको हम हिप्स भी कहते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर गाइडलाइंस भी दी है, ये मैंने नहीं पढ़ाई थी बिकॉज ये आप डायरेक्टली यहाँ पर पढ़ सकते हो। गाइडलाइंस रिलेटेड टू स्टेम सेल्स इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में क्या क्या गाइडलाइंस है, 2002 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस दिए थे, 2007 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस दिए थे, 2013 में नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च आई थी, 2017 में नेशनल गाइडलाइंस आई, 2019 में फिर से गाइडलाइंस आई यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। आगे बढ़ते हैं, ट्विंस पढ़ लिए हमने, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पढ़ी, फिर मैंने वहाँ पे बिल नहीं पढ़ाई आपको, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल है ये पे, है ना। तो टेक्नोलॉजीज तो हमने पढ़ ली थी आराम से। बंद करो बंद करो बंद करो, शाबाश, बंद, हाँ बस।
तो ये बिल पढ़ लेना। इसमें ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है रिसेंटली लोकसभा में, अभी पास नहीं हुई है, यानी अभी एक्ट नहीं है, सिर्फ बिल है, ठीक है। इस बिल में की प्रोविजंस पे जाओ, की प्रोविजंस पे जाओ। की प्रोविजन में आपको दिख रहा है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आपको पहले 8 क्लिनिक्स बनाने हैं, 8 बैंक्स बनाने हैं। 8 क्लिनिक्स क्या होगा, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोसीजर्स करेंगे। 8 बैंक्स क्या होगा, जो स्पर्म और एग्स को स्टोर करेंगे। उसके लिए रेगुलेशन के लिए उन्होंने नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड क्लिनिक्स ऑफ इंडिया बनाया। फिर कंडीशंस फॉर गमीट डोनेशन एंड सप्लाई ऑफरिंग 8 सर्विसेज, कि कौन आपका गमीट्स डोनेट कर सकता है, स्पर्म है कौन डोनेट कर सकता है, उसका सप्लाई वगैरह उस रिलेटेड भी कंडीशंस है इसमें। फिर आपका है इसमें ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, राइट्स ऑफ ए चिल्ड्रन बोर्न थ्रू ART। देखो ये क्या सिस्टम था असल में। जापान से एक कपल आया था इंडिया, उन्होंने अपना गमीट दिया था। कपल ने जापान से मेल और फीमेल दोनों आए थे, तो हस्बैंड एंड वाइफ ने स्पर्म और एग दिया था, और उन्होंने इंडिया के एक 8 क्लिनिक पे जाके उससे एक जाइगोट एम्ब्रियो तैयार किया। अब आमतौर पर क्या होना चाहिए था, वो एम्ब्रियो उस माँ की बॉडी में जा सकता था। अब ये प्रोसीजर तो वो जापान में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एम्ब्रियो एक दूसरी माँ में डाल दिया। इंडिया की जो थी स्लम एरिया से एक लड़की को उठा के दिया, 21 साल की लड़की थी वो, उसकी बॉडी में वो डाल दिया। तो उसने उसको 2-3 लाख भी रुपए दिए, कहा कि 9 महीने के बाद हम ये बच्चा लेने आ जाएंगे, तुम उसको पेट में रख लो। तो उसको हम क्या कहते हैं, सरगेसी, पढ़ा ना हमने। तो उस मदर को क्या बोलिए, सरगेट मदर। तो 9 महीने, अभी 6 ही महीने हो गए थे, कपल का डिवोर्स हो गया। जिन्होंने अपना बच्चा पैदा कर रहा था उनका डिवोर्स हो गया। तो ना ही मेल ना ही फीमेल वापस आया बच्चा लेने, उन्होंने बच्चे को ही छोड़ दिया इधर ही। 2 लाख तो दिए थे ऑलरेडी, वो बच्चे को भी छोड़ दिया। बच्चा पैदा हो गया 9 महीने के बाद, और उसको कोई लेने वाला नहीं है, ना उसका बाप है ना उसकी माँ है, और जिसने उसको पैदा किया वो उसका बच्चा तो खुद का नहीं है, वो तो किसी और का स्पर्म और किसी और का एग था। सो इसकी वजह से हमने देखा कि जो 8 से बच्चे पैदा होते हैं उनके राइट्स है भी या नहीं है, उस बच्चे को जापानीज कंसिडर किया जाएगा, इंडियन कंसिडर किया जाएगा, तो वो सब इन्होंने यहाँ पर डाला है। राइट्स ऑफ ए चिल्ड्रन बोर्न थ्रू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। समझा, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा ना, प्रोजेक्ट एनकोड भी पढ़ा। अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट, 100,000 जीनोम एशिया, ह्यूमन माइक्रोबियोम इनिशिएटिव। उसके बाद हमने देखा मेडिकल एथिक्स, आगे बढ़ा जेनेटिक एडिटिंग, क्रिस्पर Cas9। शुरू में ही सवाल डाला है मैंने, ये क्वेश्चन आया था 2020 में। उसके बाद एक और सवाल आया है 2019 में। तो क्रिस्पर Cas9 पे अभी तक 2 बार सवाल आए। उसके बाद जेनेटिक एडिटिंग मैंने पढ़ाई है आपको, इस पे भी लिखा। रेस्काटा थेरेपी भी पढ़ा हमने, हाँ, इससे हमने कैंसर का इलाज निकाला है ना, तो वही लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सपोर्टेड फर्स्ट कार टी सेल थेरेपी। उसके बाद नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी फाइनली है। उसके बाद 3 पेरेंट बेबी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, स्पिंडल ट्रांसफर, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन, मानव ह्यूमन एटलस प्रोग्राम, जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम मैपिंग भी की हमने इन इंडियन ओशन, इंडियाज फर्स्ट जेनेटिक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बैंक, नेशनल जीन बैंक, इंडिगाओ भी पढ़ा, DNA फिंगरप्रिंटिंग भी पढ़ा, DNA रेगुलेशन टेक्नोलॉजी वो बिल भी पढ़ी, बायो पेस्टिसाइड्स भी बताया मैंने, बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस भी हुआ, RNA इंटरफेरेंस भी हुआ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, इसके बगैर बायोटेक अधूरा है। GM क्रॉप्स में मैंने आपको पूरी टाइमलाइन बताई है 2002 से 2016 तक। BT क्रॉप्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड्स। GM मस्टर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। GM मस्टर्ड इसको हम DMH11 भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमने एक जीन डाला था, बार्नेस जीन। ये आपका एक GM मस्टर्ड जो है, इट इज अ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप है। ये हर्बिसाइड, हर्ब्स पता है किसको कहते हैं, जो अनवांटेड ग्रास आता है ना कभी घर पे, इसको हम क्या कहते हैं कश्मीरी में, कच्छ ही बोलते हैं, होता है अनवांटेड ग्रास, उनको हम वीड्स कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी कुछ हर्ब्स होती है जो हमारे क्रॉप के लिए अच्छा नहीं है, तो उनको मारने के लिए हम हर्बिसाइड इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ऐसा एक मस्टर्ड बनाया जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। BBX11 जीन पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। NBRIC आई डोंट रिमेंबर ही पढ़ा या नहीं। जीवन बिंडी भी पढ़ा, सालसा भी पढ़ा।
बायोमिमिक्री हो गया, आर्टिफिशियल बूम हो गया, बायोपायरेसी हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा। उसके बाद है सम ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया कैन बी समड अप इन द फॉलोइंग मैनर। इंडिया में क्या क्या अचीवमेंट्स है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के रिलेटेड। उसके बाद है बायोटेक की एप्लीकेशन। ये आपको जो क्वेश्चन है ना, ये इसको ज़बानी याद करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत बार ऐसा आता है बायोटेक की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या है, बायोटेक की एप्लीकेशन से फॉर एग्जांपल मेडिसिन में क्या है बायोटेक की एप्लीकेशन, HIV में क्या है बायोटेक की एप्लीकेशन, इंडिया में बायोटेक कहाँ पे है, ठीक है ना, वैक्सीन्स में क्या है। तो मैंने ये सारा इसका एक क्वेश्चन आपको दे दिया है। ये क्वेश्चन याद कर लेना पूरा, कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है, जीन थेरेपी में, मेडिसिन में, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंसुलिन में, एग्रीकल्चर, बायोपेस्टिसाइड, ये पूरा याद करना है ज़बानी। बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, फिर बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एथिकल इश्यूज भी है, जस्ट गो थ्रू इट, इट इज़ वेरी इजी। फिर मैंने अभी तक जितने भी बायोटेक के रिलेटेड मेंस के सवाल है वो मैंने सारे डाले हैं। 2020, 2019, 20 में क्या सवाल था, हाउ इज साइंस इंटरवोवन डीपली विद आवर लाइव्स, व्हाट आर द स्ट्राइकिंग चेंजेस इन एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड ऑफ बाय साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज। तो एग्रीकल्चर में हम साइंस का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पीछे से जो क्वेश्चन था उसमें आप वही लगा सकते हैं। ये 100 वर्ड्स का था शायद। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ फार्मर्स, ये मैंने आपको भी दिया था ना। उसके बाद ये क्वेश्चन उन्होंने वर्बेटम उठाया है एनसीईआरटी क्लास 12 से। एनसीईआरटी क्लास 12 में एक आपको सेक्शन मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पर क्लियर कट उन्होंने लिखा है कि बायोटेक्नोलॉजी से फार्मर्स की लाइफ इंप्रूव कैसे होगी, ये उन्होंने वहीं से निकाला था क्लास 12 की एनसीईआरटी से। उसके बाद है आपका 2018 का क्वेश्चन, वाई इज देयर सो मच एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री, हाउ हैज़ दिस एक्टिविटी बेनिफिटेड द फील्ड ऑफ बायोफार्मेसी, ठीक है ना, दवाइयाँ। स्टेम सेल थेरेपी 2017 का सवाल। उसके बाद है ये मैंने मॉक क्वेश्चंस दिए हैं जो मैंने आपको भी यहाँ पे दिए थे, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ डबल एज स्वॉर्ड, ये मैंने दिया था आपको। ये कुछ 13, 14, 15, 16 क्वेश्चंस है, जस्ट अटेम्प्टेड, ठीक है। एक 250 वर्ड का एक आंसर इसका बना लो, सब मॉडल आंसर 250 वर्ड का। तो ये आपका बायोटेक हो गया। इसमें अब जो भी आएगा उसको कंटिन्यूसली अपडेट करना है। देखो आपका क्या होना चाहिए, मैं आपको एक क्लियर कट सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ एग्जाम को क्वालिफाई करने की, और आई गारंटी यू कि 99% बच्चे आप में से ऐसा नहीं करेंगे। और यही वो एक चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, वो है जो मैंने आपको बार बार कहा, सिलेबस बनाया GS1 ज़रा दिखाओ, आप दिखाओ, लाया सिलेबस, दिखाओ। अच्छा छोटा छोटा लिखो यार, अब किसी ने अच्छे से लिखा है, तुमने लिखा है अच्छे से, अब बच्चे नहीं हो तो कर्सिव राइटिंग छोड़ो। अब देखो GS2 है, GS1 है, हम अपना निकालते हैं GS3। देखो GS3 का सिलेबस क्या है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये याद रखना है, इसको याद करना है, इस सबको याद करना है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो पूरा इकोनॉमी है GS3 का हिस्सा, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट एक ही में आता है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ये हम पढ़ेंगे सारा। सिक्योरिटी DM इसमें उतना कंपोनेंट नहीं है, पर ये है आपके क्लियर कट क्वेश्चंस। और अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे ना UPSC के पेपर्स को, उन्होंने इसी में से एक लाइन उठाई होगी, उसी पे सवाल होगा, ठीक है। वो सिलेबस से बाहर नहीं जाते हैं। UPSC बहुत बाइबल की तरह फॉलो करता है अपने सिलेबस को, और आपको करना कुछ नहीं, ये चीज़ उठाई यहाँ से लिखा। जैसे फॉर एग्जांपल एक इशू उठाते हैं हम, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो लिबरलाइजेशन पर एक नोट बनाना है आपको, ठीक है, एक कंप्लीट नोट बनाना है, फिर इस नोट को याद करना है। टॉपर्स यही करते हैं, उनके अपने नोट होते हैं, उसी को याद करते हैं, याद करते हैं, क्रैम करते हैं। ये एग्ज़ाम मैं फिर से बोलूँगा नॉलेज से क्वालिफाई नहीं होता, ये एग्ज़ाम रिविजन से क्वालिफाई होता है। रिविजन यानी याद करना है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई उठा लेते हैं, ये है
ये देखो, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक। ठीक है ना, तो बायोटेक का तो आपको नोट मिल गया। ऐसे अभी हम स्पेस का नोट बना रहे हैं, ऐसे ये जो भी है इसको याद कर लेना है। नोट आपको दे दिया मैंने, बस उसको याद करना है। इस पर आपको एक नोट बना, जैसे अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो एक ऐसे ही एक पेपर ले आओ, उस पर लिखो इंडियंस की अचीवमेंट्स, ये ऊपर हेडिंग हो गई। तो किसी जैसे एपीजे ले लो, एपीजे अब्दुल कलाम पर एक नोट बना लो, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ही वॉज द हेड ऑफ द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। विक्रम साराभाई पे एक नोट बना लो, डॉक्टर होमी जे बाबा पे एक नोट बना लो, ठीक है, कल्पना चावला पे एक नोट बना लो। तो ये सवाल पूछे जाते हैं, इंडियंस का क्या अचीवमेंट था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऐसे ही CV रमन पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट बन सकता है, कमाल के फिजिसिस्ट रहे। रामानुजन पे नोट बना लो, रामानुजन पता है इंडिया का मैथमेटिकल जीनियस, 25 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई और उसने कमाल का ऐसा रिसर्च किया बिना पढ़े, यानी उसकी कोई ऑफिशियल स्कूलिंग नहीं हुई है, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा उसने। ठीक है, इस बंदे की कोई भी स्कूलिंग नहीं हुई, किसी स्कूल से नहीं पढ़ा, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा, और इसने एक ही किताब लिखी खुद से, एक हैंड नोट्स करके एक कॉपी भरी, और वो कॉपी उसने भेजी हार्वर्ड। कहाँ भेजी? हार्वर्ड। हार्वर्ड में एक प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, GH हार्डी, GH हार्डी को इसने एक मेल भेजा। रामानुजन ने गांव में रहता था इंडिया के किसी, और जब GH हार्डी ने इसकी कॉपी देखी ना, उसने उसको टिकट भेजी और कहा आप इमीडिएटली US आओ। और ये गया US, और GH हार्डी के साथ मिलकर इसने मैथमेटिक्स में ऐसे कमाल की थ्योरम्स निकाले और प्रूफ्स निकाले जो आज तक हम इस्तेमाल करते हैं। और इसकी कोई ऑफिशियल स्कूलिंग ना ही किसी यूनिवर्सिटी से इसने पढ़ा था, मैथमेटिकल जीनियस था। लेकिन ये इसकी फिर हेल्थ ख़राब हो गई, वहाँ ये 25 साल की उम्र में इसकी डेथ हो गई। सो इसको बहुत इंडियंस फॉलो करते हैं। आर्यभट्ट, उसने क्या दिया था? अंडा। क्या दिया था? इज़ द गाय दैट डिस्कवर्ड, 0 दिया उसी ने, वरना अमेरिकन न्यूमेरिक्स में 1 से स्टार्ट होता था सब कुछ। आर्यभट्ट गेव 0। ऐसे ही बाणभट्ट, बहुत सारे ऐसे इंडियंस रहे हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया साइंस के फील्ड में। ठीक है, सो मेक नोट्स लाइक दिस, अपने नोट्स बनाओ। यू हैव एम्पल टाइम। लोग मरते हैं क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता नोट्स बनाने का। आपके पास 2-3 साल है, ये करो, ये काम आप कर लो बस। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जो ये करेगा ना उसको नहीं रोक सकता कोई क्वालिफाई करने से, पर मेजॉरिटी नहीं करेंगे, मेजॉरिटी बच्चे नहीं कर, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। नोट्स बनाना आसान काम नहीं है, और नोट्स बनाने हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, नोट्स में सिर्फ वो चीज़ लिखना है ना जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट। पूरे सेंटेंसेस भी मत लिखो, आप कुछ कीवर्ड्स डालो जिससे आपको याद आ जाए, बस उन कीवर्ड्स पे नज़र डालो। क्योंकि एक बार नोट आपका तैयार हो गया, जैसे अब एंथ्रोपोलॉजी कितनों का है इधर? एंथ्रो, किसी को लेना है एंथ्रो? जैसे एंथ्रो अगर आप लेंगे ना, एंथ्रो में आपको 350 क्वेश्चंस टोटल सिलेबस में टॉपिक्स है, 350। आप उन 350 क्वेश्चंस को के नोट बनाओ, 250 वर्ड्स के, या मैक्सिमम 500 वर्ड के। पहले तो आते हैं 50 मार्क्स वाले, 500 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आते हैं 5, उसके बाद आते हैं 10-10 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो मान के चलो ऑन एन एवरेज आपको 250 मार्क्स के 250 वर्ड्स के 350 क्वेश्चन बनाने हैं। 350 क्वेश्चंस के नोट्स आपके जब तैयार हो गए, इसको कंपाइल करना आपको 80 पेजेस में। 80 पेजेस ही पूरा ऑप्शनल हो जाएगा आपका। एंथ्रो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एंथ्रो में पेपर 2 में आई हैव कंपाइल्ड ऑल पेपर 2 इन 65 पेजेस, और जब आप देखेंगे बहुत ही कंसाइज लिखा है मैंने, और 65 पेजेस में सारा पेपर भरा मैंने। बस निकलते वक्त जब मेंस होगा उसको नज़र देनी है, तो ख़त्म बात। फिर बार बार किताबें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो नोट्स ऑप्शनल में भी अपने बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ऑप्शनल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स, आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी है उसके लिए। जैसे जब मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लिया, उस वक्त मैं छोटा था, मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे इकोनॉमिक्स आता था तो मैंने सोचा चलो ले लेंगे, लेकिन आई डिडंट रियलाइज़ कि इकोनॉमिक्स के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। ऐसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपको सैल्वेटर किताब पढ़नी पड़ती है, वो तो GS में नहीं पूछते हैं, पर इतनी मोटी किताब है वो जिसमें वो एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ऐसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है,
इनकी अलग अलग किताबें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की झिंगन की अलग किताब आती है, कोत्सियानस अलग किताब आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग है, मैक्रो अलग है, बहुत सारी किताबें, लगभग 10 से 12 किताबें जो कंपल्सरीली पढ़नी थी। और मैंने सोचा यार इससे बेहतर एंथ्रोपोलॉजी है, क्योंकि वो बहुत वास्ट है। अगर मेरे पास 1 साल होता तो आई वुड हैव बीन एबल टू डू इट, पर अगर आपके पास 6 महीने हैं, 7 महीने में, 7 महीनों में ख़त्म करना है, इनफैक्ट एंथ्रो तो 3 महीने में हो जाएगा, क्योंकि आपको 350 सवाल ही बनाने हैं और 3-4 किताबें हैं, उससे जो है निकाल के क्वेश्चन बनाने। मैक्सिमम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल हारिस आया था ना, ही टोल्ड मी ही हैड एन एल्डर ब्रदर जिसका IPS ऑलरेडी हो चुका था, और उसने अपने भाई का ही ऑप्शनल लिया। उसके भाई ने सारी मेहनत की थी नोट्स की, अपने छोटे भाई को नोट्स दिए, उसने वही नोट्स याद किए। पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में उसका क्वालिफाई हो गया। हारिस ने अपने से कुछ खास मेहनत नहीं की। इनफैक्ट व्हेन वी वर डिबेटिंग, हम घर पे काफ़ी देर तक बात कर रहे थे, और मुझे लगा उसकी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीज़ों की। मुझे समझ आया कि उसने उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा था, लेकिन उसने भाई ने उसको नोट्स दिए, कहा ये लो नोट्स और इसी को याद करो, कंटिन्यू याद करो। वो उसने याद किया, उसकी मेमोरी अच्छी है तो निकल गया, उसका IAS बनेगा वो। हालांकि 270 पे IAS नहीं मिलता है, उसको IPS मिल जाता, पर वो OBC कैटेगरी में आता है। जो कर्नाटका के मुस्लिम्स है, वहाँ सारे मुस्लिम्स OBC में आते हैं। कि यहाँ अगर आपको 270 रैंक आएगी, इनफैक्ट अगर 150 भी रैंक आएगी, आपको IAS नहीं मिलेगा। IAS मिलने के लिए मिनिमम आपको 90 तक आना है, IAS तब बन पाओगे टॉप 90 में। ठीक है, टॉप 90 से आप 100 चले गए, 100 से मान के चलो 350 तक आपको IPS मिलेगा। 350 से नीचे फिर IRS या फिर इंडियन फॉरेन सर्विसेज, या आपको मिल सकता है IAAS, अलग अलग सर्विसेज है फिर टैक्स में, लेकिन मज़ा तो इसी में है। ये उसके बाद IPS। तो बोलने का मतलब ये है कि हारिस ने उसने जो स्ट्रैटेजी ली, मैंने उसको कुछ सवाल पूछे कि इसका क्या किया, उसका क्या किया। अच्छा, उसने मुझे बोला सर आपने ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ा था। मैंने कहा अब मैंने जब जो ज्योग्राफी मैंने पढ़ी है, आई स्टार्टेड ज्योग्राफी, मैंने NCERTs पढ़ी, 4 NCERTs 11th और 12th की 4 किताबें हैं, इतनी पतली पतली। फिर मैंने कहा मैंने GC लियोंग पढ़ी और मैंने माजिद हुसैन पढ़ी, और बीच बीच में मैं सविंदर सिंह देखता था। ये मैंने उसको बता दिया मैं ज्योग्राफी के लिए ये किया है। मैंने कहा सर आपने क्या किया है। उससे बोला मैंने सिर्फ 2 किताबें पढ़ी है NCERTs, जो 4 थी, 4 भी नहीं पढ़ी मैंने। कितनी पढ़ी, सिर्फ 2 पढ़ी। तो ये है स्मार्ट वर्क। ठीक है, अब मैंने मज़दूरों वाली मेहनत की, मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, उसने स्मार्ट मेहनत की, उसने 2 किताब पढ़ के निकल गया उसका। उसने कहा मैंने ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी की का कवर पेज भी नहीं देखा है, उसने GC लियोंग देखी भी नहीं है उसने। ठीक है, तो बार बार उसको नोट्स तैयार थे भाई के, वही बार बार याद किए तो क्वालिफाई हो गया उसका। ठीक है, तो ये करना है, इसी से क्वालिफाई होता है सबका। किसी भी टॉपर को देखो, उसके अपने नोट होंगे, ठीक है, या किसी और से लिए होंगे। अगर किसी ने क्वालिफाई किया है तो आप उससे नोट मंगवाओ, लेकिन आमतौर पर फिर वो नहीं देते हैं, नोट नहीं देते, उन्होंने बहुत मेहनत की होती है उस पर। लेकिन मैंने एंथ्रो के नोट्स ऑलमोस्ट सबको दिए हैं, जिसने भी मुझे अभी तक मांगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक, रॉकेट साइंस। तो रॉकेट्स के बारे में हमें पढ़ना है। अभी जैसे हम देख रहे थे, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन से पेपर में आता है, GS 3। शाबाश। मैं रोज कोई टॉपिक बोलूंगा आपको, तो आपको बताना है वो कौन से पेपर में है। तो इसमें हमें एक टॉपिक है GS 3 में, किसका, स्पेस का। अब स्पेस में आपको एक तो 2 चीज़ें पढ़नी है, एक टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन और एक प्योर साइंस वाला पोर्शन। ये 2 अलग चीज़ें हैं। शुरू के लेक्चर में आपको पता होनी चाहिए, साइंस में कुछ आपको इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं और टेक्नोलॉजी में इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स कवर करने हैं। तो देखेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा रॉकेट्स। ठीक है, कल मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था स्पेस का, आज वहीं से आगे बढ़ते हैं। एक काम करो बुरहान, अंदर सर का क्लास है ना, उधर ग्लोब है डाइस के नीचे, वो ग्लोब, हाँ ग्लोब
या बाहर बोलो सर को, रोहन सर को, उसको बोलो अंदर से ग्लोब लाओ। मैं जो भी बता रहा हूँ नोट्स पे मिलेगा आपको, पर अपनी समझ के लिए कश्मीरी में, हिंदी में, जिसमें लिखना है लिखो, और डायग्राम साथ साथ बनाओ। ये हम अर्थ बना रहे हैं, ये है आपका इक्वेटर, ये हो गया पोल्स। इक्वेटर कौन से डिग्री पे है? उसके नीचे 23.5 डिग्री, फिर 66.5 डिग्री साउथ। ये तो पता ही है सब। ये क्या है? 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ। थैंक्स। बनाओ बनाओ बनाओ। ये शाबाश। छोटा छोटा क्या, बड़ा क्यों लिखते हो? कितनी बार बोलूं मैं? छोटा, कंसाइज। अच्छा, अब मुझे देखते हो कि मैंने इतना बड़ा बनाया, तो अभी इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हो गया आपका आर्कटिक सर्कल। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ, शाबाश। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे आगे, ये तो अभी शुरू भी नहीं हुआ आपका, ये ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है। ये क्या है? एंटार्क्टिक सर्कल। ये इंपॉर्टेंट है, रॉकेट साइंस का बेसिक्स है ये फिर आपका साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। उसके बाद हम कुछ ये, इनको हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स, है ना? जो ये ऐसे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स या पैरेलल्स, शाबाश। और यहां से भी डालते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स, मेरिडियंस, है ना? मेरिडियंस। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स में हमने, और इससे मिलकर जो ये ग्रिड सिस्टम बन गया है ना, इसको बोलते हैं अर्थ का ग्रिड सिस्टम है। ये ग्रिड सिस्टम हम क्यों बनाते हैं? जब भी आपको किसी चीज़ की क्या चाहिए? लोकेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस पॉइंट ए की आपको बतानी है, इसकी लोकेशन क्या है, तो आप बोलेंगे कि इसकी लोकेशन इस जगह से सपोज 10 सेंटीमीटर है और ऊपर से 20 सेंटीमीटर है, तो ये लॉन्गिट्यूड हो गया और ये लैटिट्यूड हो गया, मुझे इसकी लोकेशन मिल गई। ठीक है? अगर इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो मुझे इसकी लोकेशन नहीं मिल पाएगी। ठीक है? तो यहाँ से हो गया आपका पॉइंट ए। किसी भी पॉइंट की जब आपको लोकेशन चाहिए अर्थ पर, तो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको ढूंढना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको कल कहा कि ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से हम ऊपर एटमॉस्फेयर में, सपोज यहां पर मैं कार्बन लाइन बना लेता हूं। कितने किलोमीटर पे है कार्बन लाइन? 100 किलोमीटर्स पे। कल पढ़ा हमने कार्बन लाइन। कार्बन लाइन कौन सी लाइन है? जो क्या डिफरेंशिएट करती है? एटमॉस्फेयर विद स्पेस। तो नीचे वाला पोर्शन आपका क्या है? एटमॉस्फेयर, और ऊपर वाला स्पेस। ठीक है? आउटर स्पेस। अब से फॉर एग्जांपल मुझे एटमॉस्फेयर में या आउटर स्पेस में कोई सैटेलाइट पहुंचानी है। सैटेलाइट मुझे रखनी है, सपोज यहां पर एक सैटेलाइट ए मुझे डालनी है इस पर्टिकुलर जगह पर, या फिर मुझे एक सैटेलाइट बहुत दूर मून तक पहुंचानी है और मुझे उसको मून के ऑर्बिट में डालना है। किस में डालना है? मून, ताकि वो मून का चक्कर लगाए। ठीक? तो ऐसी सैटेलाइट को जो मून का चक्कर लगा रही है या मार्स का चक्कर लगा रही है, ऐसी सैटेलाइट को, ये ऑर्बिट कर रही है ना, इस सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटर। तो ऑर्बिटर क्या होता है? ऐसा स्पेसक्राफ्ट होता है या ऐसा स्पेस प्रोब होता है
जो किसी का ऑर्बिट करे, किसी भी बॉडी का, मून का, अर्थ का। क्या अर्थ का भी ऑर्बिटर होगा कोई? बिल्कुल है। बहुत सारी सैटेलाइट्स, लगभग 15 से 16 हज़ार सैटेलाइट्स ऐसी है करंटली जो अर्थ का क्या कर रही है? ऑर्बिट कर रही है। फिर हम क्या करते हैं, कभी कभार हम इस ऑर्बिटर से कोई डिवाइस या कोई व्हीकल नीचे मून पर लैंड कराते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि हमने जब चंद्रयान मिशन किया, उस चंद्रयान मिशन में हमने एक ऑर्बिटर भेजा, ये मून है आपकी, तो ये इस मून में हमने अर्थ से एक जो है मिशन भेजा चंद्रयान, वो गया पहले मून के ऑर्बिट में। अब वो मून का ऑर्बिट कर रहा है, उसके बाद जब उसने एक अच्छा ऑर्बिट ले लिया, फिर उसने अपने ऑर्बिटर से एक डिवाइस, एक व्हीकल नीचे भेजा मून पर लैंड करने के लिए। और चंद्रयान में जो हमारा वो लैंडर था, उसका नाम था विक्रम लैंडर। क्या नाम था? विक्रम लैंडर। यानी ऑर्बिटर से कभी कभार क्या नीचे आता है? लैंडर। क्या नीचे आता है? लैंडर। लैंडर क्या हो गया? जो हेवनली बॉडी पे क्या करेगा? लैंड करेगा। तो हमने इस ऑर्बिटर से एक लैंडर भेजा, अब वो यहाँ पर लैंड हो गया। अब लैंड होने के बाद अगर वो उसी जगह पर रहेगा, हिलेगा नहीं, उसको लैंडर ही कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर वो फिर जाके वहाँ पे मूव करने लगा, दाएं बाएं घूमने लगा, उस पर व्हील्स लगे होंगे, जैसे मार्स पे भेजते हैं ना, हमने मार्स पे हमने भेजा, तो वो क्यूरियोसिटी हमने भेजा वहाँ, क्यूरियोसिटी जब गया उधर तो वो मार्स पे चलने लगा। ऐसे ही जब हमने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान में कौन सा लैंडर हमने नीचे भेजा? विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर के अंदर से हमने एक छोटा सा व्हीकल, एक छोटी सी गाड़ी उसमें से निकलवाई ताकि वो मून पे जाके चले आगे। उसको हम कहते हैं रोवर। क्या कहते हैं? रोवर। रोव क्या करता है? ये मून की सरफेस पे या किसी हेवनली बॉडी की सरफेस पे चलता है। ठीक है, तो ऑर्बिटर, लैंडर, फिर रोवर। तो जो चंद्रयान मिशन था हमारा, जिसको हमने कहां भेजा? मून में। उसमें ऑर्बिटर से जो लैंडर नीचे आया, उस लैंडर का नाम क्या था? विक्रम लैंडर। फिर उस लैंडर से क्या निकला आगे? रोवर। और उस रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर। इनके हम नाम भी रखते हैं, सिर्फ हम नहीं, हर कंट्री नाम रखती है। जैसे जो क्यूरियोसिटी मैं बोल रहा हूं आपको, वो एक रोवर था, उसका नाम था क्यूरियोसिटी रोवर। वो मून, मार्स की सरफेस पे चल रहा था। ठीक है, अब देखो क्या क्या भेजा हमने। 3 चीजें। एक, अर्थ, सपोज ये अर्थ है आपका और ये आपकी मून है, तो आपको अर्थ से ऊपर तक एक सपोज पहले ऑर्बिटर भेजना है, फिर इस ऑर्बिटर से क्या निकलेगा? लैंडर, फिर इस लैंडर से क्या निकलेगा? रोवर। ठीक, अब रोवर भी इतना बड़ा होता है, वो बड़े टायर्स होते हैं उसके, उसका कुछ वजन होगा। इस सैटेलाइट में काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी ले जाने पड़ेंगे, काफ़ी उसका वजन होता है। तो ये आपकी सैटेलाइट कभी 4000 किलो की होती है, कभी 6000 किलो की होती है, कभी छोटी से छोटी सैटेलाइट हमने बनाई है 1 किलो की भी। तो जब आप देखते हैं ना कि इसरो ने 103 सैटेलाइट्स ऊपर भेजी, ये 103 4000 वाली टन की, वो 4 टन की नहीं होती, या बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स नहीं, वो छोटी छोटी सैटेलाइट्स होती है, 1 किलो की, 2 किलो की, 2.5 किलो की, ऐसी छोटी छोटी सैटेलाइट्स एक ही रॉकेट में ऊपर भेज दी। ठीक है, और दुनिया का रिकॉर्ड है कि इसरो ने सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स एक ही मिशन में ऊपर तक पहुंचाई, 100 से ज्यादा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इतनी सारी चीजों को जब आपको मून तक पहुंचाना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक व्हीकल चाहिए, है ना, जो इसको क्या मून तक पहुंचा सके। यानी आपको एक व्हीकल ऐसा चाहिए जिसमें आप इस सैटेलाइट को रख पाओगे। ठीक है ना, अगर ये बड़ी सैटेलाइट है तो एक ही रख लो, अगर 1-1 किलो की छोटी छोटी सैटेलाइट्स है तो कितनी भी चाहे उतनी डाल सकते हैं, इसमें कोई लिमिट, डिपेंड करता है रॉकेट कितना बड़ा है, कितनी भी डाल सकते हैं। 1-1 किलो की हमने एक सैटेलाइट बनाई, कलाम सैट, छोटी सैटेलाइट ही डाल दी, उसके साथ हमने 10 और सैटेलाइट्स भेजी, तो 10 सैटेलाइट्स आप डाल सकते हैं कितनी भी। तो सपोज 2 सेकंड के लिए हमने एक बड़ी सैटेलाइट डाली, उसमें एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था, एक रोवर था, तो वो लगभग 6000 किलो की थी। अब इतनी बड़ी सैटेलाइट के लिए आपके पास एक बड़ा व्हीकल होना चाहिए। इस व्हीकल को हम क्या कहते हैं? रॉकेट। क्या कहते हैं? और ये व्हीकल लॉन्च क्या करता है? हमारी सैटेलाइट को, तो इसको हम क्या कहते हैं? लॉन्च व्हीकल। तो जो भी रॉकेट्स होते हैं उनका नाम क्या है असल में? लॉन्च व्हीकल्स, LVs। फाइन, तो मैंने ये रॉकेट लिया और इसमें मैंने अपनी सैटेलाइट को धरा। अब ये उठ के जहां भी जाना होगा चला जाएगा।
अब हमारा पहला रॉकेट साइंस का जो बेसिक्स है वो है कि ये रॉकेट कौन से लॉ पे चलता है। तो कल ही मैंने आपको कहा ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे चलता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो प्रिंसिपल क्या है रॉकेट्स के नीचे, तो आप सब हेडिंग लिखेंगे, खुद से लिखो, ये नोट्स में मैंने इस डिटेल में दिया है, अपनी समझ से मैं जो भी बोल रहा हूं वो लिखते जाओ ताकि आपको नोट्स पढ़ते वक्त दिक्कत ना आए, वरना मैंने ये सब दिया है। तो आपको क्या मिल रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे रॉकेट साइंस काम करता है। कैसे काम करेगा, अब देखो वजन कितना है सैटेलाइट का, सैटेलाइट का वजन है 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं 4000 किलो। ये 4000 किलो सिर्फ सैटेलाइट का वजन है। अब आप इमेजिन करो पूरे रॉकेट का कितना वजन होगा, है ना। और इस रॉकेट में सबसे ज्यादा जगह किसने पकड़ी होती है, सैटेलाइट ने नहीं बल्कि इस जगह ने। और इस जगह पर क्या जाता है, फ्यूल नहीं प्रोपेलेंट। क्या जाता है, प्रोपेलेंट। ये याद रखना, रॉकेट्स में फ्यूल नहीं जलता, रॉकेट्स में प्रोपेलेंट जलता है। अब आप बोलेंगे प्रोपेलेंट और फ्यूल में क्या फर्क है, वो भी देखेंगे सारा एक एक करके। तो सबसे ज्यादा जगह किसने पकड़ी है, प्रोपेलेंट ने। और कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना, 80% जो रॉकेट का वजन है, पूरे रॉकेट का जो 80% वजन है, वो 80% वेट असल में किसका होता है, प्रोपेलेंट का। यानी 80% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द रॉकेट इज एक्चुअली द वेट ऑफ इट्स प्रोपेलेंट। इतना ज्यादा फ्यूल आप ले जाते हो क्योंकि ये बहुत भारी चीज होती है। तो 80% वजन प्रोपेलेंट का होगा। प्रोपेलेंट क्या है, ये बाद में पढ़ेंगे हम, ये अलग से ही पढ़ना है हमें। तो यहां पर गया प्रोपेलेंट, ये जलेगा। जब ये जलेगा तो ये नीचे की तरफ पुश करेगा, है ना, जमीन की तरफ। और जब इसकी तरफ पुश आया तो हमें एक थ्रस्ट मिलेगा ना ऊपर की तरफ। तो जब जल के ये नीचे की तरफ थ्रस्ट करेगा या पुश करेगा या फोर्स लगाएगा, ये एक्शन हो गया। और जब इसके पुश करने की वजह से एक थ्रस्ट मिलेगा, ये रिएक्शन हो गया। तो एक्शन रिएक्शन पे हमारा रॉकेट का प्रिंसिपल है यही, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये यहां से थ्रस्ट करे, ये यहां से पुश करेगा जल के, और हमारा रॉकेट ऊपर की तरफ उठेगा, जैसे नेचुरली हमारे रॉकेट्स उठते हैं दिवाली के टाइम पे। तो यही प्रिंसिपल है इसका। अब जब ये उठा, मुझे बताओ इसको कितना यहां पर फोर्स चाहिए, इसको कितना फोर्स चाहिए, इसको इतना फोर्स चाहिए कि ये कौन कौन सी चीजों को इसको ओवरकम करना है। सबसे पहले क्या ओवरकम करना है, ग्रेविटेशन, है ना, ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ खींच रहा है ना इसको। अब हम कल ही देखा हमने ग्रेविटी क्या होती है, तो उस पर नहीं जाएंगे। अब अर्थ खींच रहा है तो अर्थ के खिंचाव के अपोजिट इसको एक फोर्स लगाना है, तो ग्रेविटी प्लस। सिर्फ ग्रेविटी नहीं है, फ्रिक्शन भी है, लेकिन सबसे पहले फ्रिक्शन तो आएगी जब उड़ेगा। सबसे पहले इसका अपना वजन है, मास, है ना, वेट नहीं, क्या मास। वेट क्या हो गया, उसमें ग्रेविटी इंक्लूडेड होती है। जब मास और ग्रेविटी मिलाएंगे तब क्या मिलेगा आपको, वेट। तो अगर मैंने ग्रेविटी ऑलरेडी ले ली है, फिर हम क्या लेंगे, मास अलग से। अगर दोनों को मिलाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, वेट ऑफ द रॉकेट। समझ आ रहा है। तो हमें क्या करना है, किसके अपोजिट हमें कितना फोर्स चाहिए, जितना इस टोटल इसका जो अपना वजन है और जो इसका खिंचाव है, इस दोनों को आपको ओवरकम करके ऊपर जाना है, ठीक है ना। यानी फ्यूल का वजन, सैटेलाइट का वजन, पूरे रॉकेट के कंपोनेंट्स का वजन। अब ये इतना वजन हो जाता है, मान के चलो आपकी जो अपनी सैटेलाइट थी कितनी थी, 4000 किलो। मान के चलो आप 4000 तो नहीं, चलो हम रख लेते हैं 80,000 किलो की आपका रॉकेट बन गया 2 सेकंड के लिए। 80,000 kgs, 80,000 kgs इज नॉट अ जोक। इतनी भारी चीज को ऊपर उठानी है। अब मुझे देखो, अब दूसरा मसला ये है कि जितना ज़्यादा भारी आपका रॉकेट होगा उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके क्या, फेलियर के।
क्योंकि भारी चीज़ ऊपर उठानी है ना, फेलियर उसका बट नेचुरल हो सकता है। इसीलिए हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा रॉकेट क्या हो, लाइटर, हमारा रॉकेट बहुत ही ज़्यादा हल्का हो, तभी वो सक्सेसफुल रहता है। जब भी आप देखेंगे, जब मैं आपको मिशंस पढ़ाऊंगा, इसरो का जब शुरू हुआ मिशन, जब पहला मिशन उनका था, उन्होंने 35 किलो से शुरू किया था कि हम 35 किलो की सैटेलाइट तक ऊपर तक ले जाएंगे उसको। धीरे धीरे 150 किलो, फिर 350 किलो। आज इसरो की कैपेसिटी है कि वो 4000 किलो तक ऊपर भेज सकता है। इसरो में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 4000 किलो से ज़्यादा भेज सके। 4000 आपका लिमिट है इसरो का, ठीक है। तो धीरे जब हमने शुरू किया तो हमने वजन सैटेलाइट का काफ़ी कम रखा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सैटेलाइट छोटी है, वो उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी सैटेलाइट भेजी जाए। हाँ, तो हम चाहेंगे हमारा जो रॉकेट है, जिसमें आपको एक सैटेलाइट भेजनी है, ये रॉकेट आपका सस्ता, ये क्या हो, हल्का हो, रॉकेट आपका हल्का हो। इसीलिए हम इस पर रिसर्च चल रही है कि कैसे इसको हल्का बनाया जाए। पहले हम इसमें अलग मटेरियल इस्तेमाल करते थे, आज हम इसमें स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह, अलग अलग मटेरियल से। हम चाहते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ भी रहे लेकिन ये हल्का भी रहे, ताकि अगर रॉकेट आपका हल्का होगा तो आप बड़ी से बड़ी सैटेलाइट ले पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि रॉकेट का वजन उतना नहीं होगा। सैटेलाइट अगर बड़ी होगी तो वो हमारे लिए अच्छा है, रिसर्च अच्छी होगी उस बड़ी सैटेलाइट से, क्योंकि उसमें ज़्यादा कंपोनेंट, ज़्यादा टेलीस्कोप, ज़्यादा बड़े लेंसेज लगा सकते हैं आप। फाइन। तो अगर रॉकेट आपका हल्का होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी सैटेलाइट बड़ी हो। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जब मैंने रॉकेट बनाया, अब इसमें मुझे अब इसको लॉन्च करना है। अब इसको मैं लॉन्च करूं तो इसको किसके अगेंस्ट लॉन्च होना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट और अपने वजन के अगेंस्ट लॉन्च होना है। अब ग्रेविटी, वजन का तो कुछ नहीं कर सकते, वजन मैंने आपको कहा हम इसको लाइट से लाइट बनाएंगे और इसका वजन बढ़ाएंगे, क्योंकि रिसर्च जिस हिसाब की रिसर्च होगी उस हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको पता होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, नाम सुना है, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हमने एक पूरा स्पेस स्टेशन बना रखा है ऊपर। ये कहाँ पर बनाया हमने, अर्थ की सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर पे हमारा बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन। ये इतना बड़ा स्टेशन है, इसमें इतने कंपोनेंट्स आपको ऊपर ले जाने थे कि एक कंट्री ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि हम अकेले ये कर ही नहीं सकते, तो 5 कंट्रीज मिली, उन्होंने अपनी अपनी कंट्रीज से रॉकेट्स भेजे ऊपर और अलग अलग कंपोनेंट्स भेजे, फिर ऊपर उसको असेंबल किया गया, ऊपर ही उसको बनाया गया। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कौन कौन सी 5 कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स का नासा, रशिया का रॉसकॉस्मोस, जापान का जाक्सा, जापानीज एरोस्पेस एजेंसी, कनाडा का कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि सैटेलाइट अगर आपकी इतनी बड़ी है कि एक रॉकेट भी कम पड़ सकता है उसके लिए, तो हम उसके लिए डबल मिशंस कर सकते हैं, ट्रिपल मिशंस कर सकते हैं। तो हमने देखा कि एक तो आपको अपने वजन के अगेंस्ट ऊपर जाना है और ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाना है। अपने वजन के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, वजनदार तो होगी, मास तो होगा सैटेलाइट्स का, और हम चाहते हैं ज़्यादा से बड़ी से बड़ी सैटेलाइट हो, लेकिन हम ग्रेविटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अर्थ पर, जब मैंने ये अर्थ बनाई, क्यों बनाया मैंने, अर्थ पर हर जगह पर ग्रेविटी एक समान नहीं है ना। कहां पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा है, क्या बोला शाबाश। अर्थ पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहां पर है, खिंचाव सबसे ज्यादा कहां पर है, वेरी गुड, खिंचाव सबसे ज्यादा पोल्स पर है, ग्रेविटी सबसे ज्यादा, और सबसे कम कहां पर है, इक्वेटर, ग्रेविटी सबसे कम।
तो इक्वेटर पे खिंचाव उतना नहीं होता जितना पोल्स पे होता है, ये चीज़ याद रखना। अब आप बोलेंगे क्यों, ऐसा क्यों? मुझे बताओ ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, अगर समझ नहीं आया मुझे इशारा देना, मैं रिपीट करूँगा। मुझे बताओ कि अर्थ रोटेट करता है ना, और अर्थ की रोटेशन किस डायरेक्शन में जाती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? शाबाश, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता है क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज किसको कहते हैं? अर्थ की रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आप बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ बोलो, क्लॉकवाइज है। अर्थ कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज का मतलब सन वेस्ट से उठ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब सन ईस्ट से उठ रहा है। सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट से वेस्ट से? ईस्ट से, है ना। सन यहाँ से निकलता है ना, और यहाँ पे ग्रूव होता है। ये कब होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। लेकिन असल में एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं होता है रियलिटी में। सन अर्थ की रोटेशन ना ही क्लॉकवाइज है और ना ही एंटी क्लॉकवाइज है। ये चीज़ याद रखना, हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में अर्थ की रोटेशन नहीं लेते, हम वेस्ट टू ईस्ट अर्थ की रोटेशन लेते हैं। अब आप बोलेंगे इसका मतलब क्या है, तो एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। अब देखो इस पेन की तरफ देखो, मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, बताओ कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है? देखो क्लॉकवाइज हो गया ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ऐसे, ठीक। तो मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, बताओ कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? उल्टा जा रहा है ना, एंटी है ना, उल्टा जा रहा है ऐसे, तो मैं उल्टा घुमा रहा हूँ, इस हेड की तरफ देखो, उल्टा घुमा रहा हूँ इसको। अब इसी चीज़ को नीचे से देखो, अब बताओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होता है, आप देख कहाँ से रहे हो? जब आप ऊपर से देखते हो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, जब आप नीचे से देखते हो आपको वही क्या नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो हम कहते हैं अर्थ की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है इफ यू लुक फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और अर्थ की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर। जब आप नीचे से अर्थ को देखोगे आपको अर्थ ऐसे दिखेगा, तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है नीचे से। जब आप ऊपर से देखोगे तो अर्थ ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, चाहे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों सूरतों में वेस्ट टू ईस्ट ही होता है, ठीक है। इसको थोड़ा 3D में इमेजिन करना है, ऐसे में वो ग्लोब होता तो मैं बताता आपको। तो आपको ये देख रहे हैं, तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। नीचे से भी देखो वेस्ट टू ईस्ट ही होगा, ठीक है। तो आप चाहे नीचे से देखो ऊपर से देखो, तो अर्थ की इसी में रोटेशन होती है। अब रोटेशन तो ठीक है, आपको समझ आ गया, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट भागता है, लेकिन हमें जो चाहिए वो रोटेशन नहीं है, बल्कि रोटेशन की स्पीड चाहिए हमें, रोटेशनल स्पीड। मुझे बताओ रोटेशनल स्पीड सबसे ज्यादा कहां पर है? अर्थ की जो रोटेशन हो रही है, जो ये अर्थ ऐसे घूम रहा है, इसमें रोटेशन की स्पीड क्या पूरे अर्थ में एक स्पीड से भागता है अर्थ, या अलग अलग रोटेशनल स्पीड से? अर्थ जो घूम रहा है ऐसे, जो अर्थ भाग रहा है, तो इसमें जो रोटेशन की स्पीड है, क्या ये डिफरेंट है या सेम है? ये डिफरेंट है। डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट रोटेशनल स्पीड्स होती है, ठीक है। अब आप कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ऐसे, ठीक है। रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है? एक कंप्लीट रोटेशन 360 घूमने में 24 आवर्स। शाबाश, 24 घंटे लगेंगे, लगता है ना। एक कंप्लीट चक्कर मारने में 24 घंटे लगते हैं, यही हमारी रोटेशनल स्पीड। अब मैं यहां पर खड़ा हूं, इसकी तरफ देखो, मैं यहां पर खड़ा हूं, इस बोर्ड की तरफ देखो। अब मुझे कंप्लीट 360 जाना है ना, 360 जाने में कितना टाइम लगेगा मुझे? कितना टाइम? 24 आवर्स, 24 घंटे। तो मैं बहुत ही धीरे 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 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा पाता हूं पोल के ऊपर। अब अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक, मुझे क्या करना है? मुझे पूरा चक्कर मारना है ना। तो मुझे पूरा भागना है, पूरा ऐसे
करना है ना। यहाँ पर तो मैं स्पिन कर रहा हूँ क्योंकि मैं पोल के ऊपर खड़ा हूँ, मैं पोल के ऊपर खड़ा हूँ और अर्थ घूम रही है नीचे से, तो मैं स्पिन कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं इक्वेटर पर हूँ, अब मुझे ऐसे करना है ना। अब मैं इक्वेटर पे ऐसे जाना है मुझे। जब मैं पोल पे था तो मैं स्पिन हो रहा था, अब मैं इक्वेटर पे हूँ नीचे। अब मुझे एक पूरा चक्कर मारना है 24 घंटे में, ठीक। अब 24 घंटा टाइम सेम है। जो बंदा पोल के ऊपर खड़ा है उसके लिए भी 24 घंटा है, और जो बंदा इक्वेटर के ऊपर खड़ा है उसके लिए भी 24 घंटा है। 24 घंटे में इसको भी चक्कर मारना है और उसको भी चक्कर मारना है। लेकिन जब ये चक्कर मारता है, ये एक ही जगह पर है और ये स्पिन कर रहा है धीरे 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 धीरे, 24 घंटे में इसका पूरा 360 होता है। और जो इक्वेटर पे खड़ा है वो बड़ी डिस्टेंस कवर करता है सेम टाइम में 24 घंटे में। तो ज्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है? इक्वेटर वाला। तो ज्यादा एरिया भी ये कवर कर रहा है और टाइम भी कम ले रहा है, तो ये इसकी स्पीड क्या होगी? तो इक्वेटर पे रोटेशनल स्पीड सबसे ज्यादा होती है और यहां पर स्पीड सबसे कम। समझ आ रहा है या नहीं? हेलो, हाँ जी, लाया ये सामान? चलो ठीक है, मैं क्लास में हूँ। ओके, समझ आ स्पीड क्यों है यहाँ पे ज़्यादा? क्योंकि इसको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी है, ठीक है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी बढ़ेगी और स्पीड कम होगी, ये याद रखना। इसके लिए यार होना चाहिए था ये। देखो ऐसे लेते हैं, लेट मी शो यू। देखो इस पॉइंट को लो, ये अच्छा है। सपोज मैं एक पॉइंट लगा रहा हूँ इस पे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ये नॉर्थ पोल है। अब नॉर्थ पोल पे ये ऐसे खड़ा हूँ मैं। अब मुझे एक 24 घंटे में चक्कर मारना है पूरी रोटेशन, है ना, ठीक। तो वो 24 घंटे में हो गया पूरा। अब मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये इक्वेटर है। अब इसको भी 24 घंटे में पूरा चक्कर मारना है, और ये जब चक्कर मारेगा तो इसको, ये हो गया 24 आवर। लेकिन इसने जो डिस्टेंस कवर की वो बहुत ज़्यादा कवर की, पूरा इक्वेटर कवर किया इसने। लेकिन इसने एक ही पॉइंट पे एक स्पिन मारा। तो हम कहते हैं रोटेशन जो पोल्स पे होती है इट्स लाइक अ स्पिन। ये बंदा ऐसे खड़ा है और पूरा स्पिन मार रहा है 360। लेकिन जो बंदा इक्वेटर पे खड़ा होता है उसका पूरा ऐसे चक्कर पड़ता है, ठीक। तो क्योंकि इसको भी 24 घंटे लग रहे हैं, इसको भी 24 घंटे लग रहे हैं, तो 24 घंटे दोनों को लग रहे हैं, टाइम दोनों का सेम है, लेकिन डिस्टेंस ये ज़्यादा कवर कर रहा है, इसीलिए इक्वेटर पे स्पीड ज़्यादा होती है लेकिन ग्रेविटी क्या होती है? कम। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे पोल्स की तरफ, वैसे वैसे ग्रेविटी बढ़ेगी और स्पीड कम होगी। ये रिलेशनशिप याद रखनी है। एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, ग्रेविटी इंक्रीजेज एंड स्पीड डिक्रीजेज। रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ, रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तुम्हें? कहाँ पे डाउट है बताओ? पूरी दुनिया 24 आवर्स में चक्कर लगाते तो भी हमें पता नहीं चलता, फील तक नहीं होता, बहुत फास्ट। इनफैक्ट अभी कितना टाइम लग रहा है? 24 घंटा लग रहा है ना? लेकिन पहले 24 घंटा भी नहीं लगता था। पहले पूरा चक्कर 4 घंटे में होता था। जब अर्थ बना 400 करोड़ साल पहले, 4 घंटे में पूरी रोटेशन होती थी। इतना फास्ट हुआ क्योंकि अर्थ उन दिनों हल्का था, मास उतना नहीं था। लेकिन अर्थ की फॉर्मेशन में बहुत बम्बार्डमेंट हुई एस्टेरॉइड्स की, जिसकी वजह से अर्थ वज़नदार बना, और वज़न वाली चीज़ धीरे से चलती है, तो अर्थ की रोटेशनल स्पीड कम होती गई। इनफैक्ट अभी भी कम हो रही है। अर्थ की रोटेशन कंटिन्यूसली कम हो रही है, और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं एक टाइम ऐसा आएगा अर्थ की रोटेशन धीरे 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 कम होती जाएगी इस लेवल तक कि अर्थ वापस बैकवर्ड स्पिन करेगा। ये भी एक थ्योरी है। एंड दैट विल बी द टाइम व्हेन द सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है। एंड इट्स ये क़यामत की एक निशानी है। अल्लाह ताला हुजूर ने कहा कि क़यामत की 10 बड़ी निशानी में एक निशानी ये भी है कि सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट। और साइंटिस्ट कहते हैं ये कैसे होगा कि अर्थ की जो स्पीड, रोटेशनल स्पीड है, अर्थ ऐसे घूम रहा है और धीरे धीरे एक टाइम आएगा रोटेशनल स्पीड कम हो जाएगी और अर्थ बैकवर्ड स्पिन करेगा। ये ऐसी बात है जैसे मैं स्प्रिंग जब खींचता हूँ, लेकिन वहाँ पर स्प्रिंग लगा है, तो मैंने स्प्रिंग को खींचा 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 खींचा, एक टाइम ऐसा आएगा खिंचाव जो है वो कम हो जाएगा ना,
फिर जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा वो वापस भागेगा। बिल्कुल ऐसे ही अर्थ धीरे 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 रुक जाएगा एक टाइम पे, और फिर बैकवर्ड स्पिन करेगा। जब बैकवर्ड स्पिन होगा तभी सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट। तो क़यामत की निशानी है ये कुरान हदीस में। अच्छा, तो हमें अभी हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि ग्रेविटेशन कहाँ पर ज़्यादा, पोल्स पे, और स्पीड कहाँ पर ज़्यादा, इक्वेटर पे। शाबाश। अब आप मुझे बताओ, आपको मैं एक रॉकेट देता हूं, बना बनाया रॉकेट, अच्छा खासा रॉकेट है, बड़ी से बड़ी सैटेलाइट को ऊपर भेज सकता है। अब आप बताओ आप उसको कहां से लॉन्च करोगे, इक्वेटर से या पोल से? क्यों? वेरी गुड। हम चाहेंगे कि हम जितने भी लॉन्चेस करें वो कहां से करें, इक्वेटर से लॉन्चेस करें, बिकॉज इक्वेटर पे आपको ग्रेविटी क्या मिलती है, कम। दूसरा फायदा क्या है, रोटेशनल स्पीड ज़्यादा है, इससे भी फायदा मिलता है हमें। सपोज ये है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ठीक, ये मैंने रॉकेट लगाया इक्वेटर पे। अब अर्थ क्या घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। जब ये तेजी से अर्थ घूम रहा है तो मेरे रॉकेट को एक पुश मिलता है, समझ गए आप? तो एक तो यहाँ ऑलरेडी ग्रेविटेशन कम है, और ये तेजी से घूम भी रहा है, इक्वेटर के पास स्पीड है ना ज़्यादा, तो स्पीड जब ज़्यादा है, मैंने रॉकेट यहाँ पे लगाया, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जब अर्थ घूमेगा तो मेरे रॉकेट को एक हल्का सा पुश मिलता है। अगर देखा जाए 5 डिग्री लैटिट्यूड पे 428 मीटर पर सेकंड का पुश मिलता है। तो ये भी हमने कैलकुलेट किया है कि किस लैटिट्यूड पे कितना पुश मिलता है, ठीक है? तो हर कोई कंट्री चाहती है कि वो कहाँ से लॉन्च करे, इक्वेटर के नज़दीक जितना होगा उतना बेहतर है, क्योंकि इक्वेटर के नज़दीक दो फायदे हैं कि आपकी लॉन्च बेस अगर इक्वेटर के नज़दीक होगी उसमें एक तो ग्रेविटी भी कम होगी और रोटेशनल स्पीड की वजह से आपको एक इनिशियल पुश भी मिलेगा। समझा? अब आप एक और चीज़ बताओ। ये हो गया इक्वेटर। अब ये एस्टैब्लिश हो गया इक्वेटर के नज़दीक ही लॉन्च करना है, तो जो भी आपकी लॉन्च की बेस होगी, जो भी क्या होंगे, लॉन्च बेसिस होंगे, वो कहाँ पर होगी, इक्वेटर के नज़दीक। इंडिया जब लॉन्च करता है रॉकेट कहाँ से करता है, कश्मीर से करता है, यूपी बिहार से करता है, राजस्थान से करता है, कहाँ से करता है, साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया में क्यों, बिकॉज वो इक्वेटर के नज़दीक है। समझा? चलो क्लियर। ये इंडिया है ना, यहाँ से हम लॉन्चेस करते हैं, यहाँ से लॉन्चेस करते हैं, यहाँ से लॉन्चेस करते हैं, ठीक, ऊपर नहीं जाते हैं हम लॉन्चेस करने। चलो ठीक है, अब ये भी हो गया। सपोज अब यहाँ पर एक कोई कंट्री है, यहाँ पर एक कंट्री है कोई, अब आपको लॉन्च बेस सेटअप करनी है कंट्री में, इक्वेटर के ऊपर ही है कंट्री, ऐसी कोई कंट्री है नहीं, पर 2 सेकंड के लिए मुझे बताओ इक्वेटर के नज़दीक है कंट्री, बिल्कुल है। रोटेशन स्पीड से फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब एक ही डिसीजन आपको लेना है, आप ईस्ट साइड से बेस बनाओगे या वेस्टर्न साइड से? शाबाश, सोचो। शाबाश शाबाश शाबाश। क्या लग रहा है? वेस्टर्न साइड से, वजह मैक्सिमम पुश मिलेगा, है ना? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जैसा इधर दो कॉपी दो यार, ये ढीली ढाली कॉपी है। चलो ऐसे ले, देखो अर्थ अगर फ्लैट होता, ठीक है, तो आप बोलते कि नहीं सर जितना वेस्ट होगा उतना बेहतर है, बिकॉज यहाँ से एक पुश मिलेगा, यहाँ से उतना पुश नहीं मिलेगा क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रहा है। लेकिन अर्थ फ्लैट, अर्थ क्या है, गोल, जियोइड है ना, यानी हर जगह पर स्पीड इक्वेटर पे सेम होती है, इक्वेटर की हर जगह की स्पीड सेम होती है। तो इस पॉइंट पे हर जगह की स्पीड सेम होगी, ऐसा नहीं कि इधर पे, क्योंकि गोल है ना, इसको गोल में इमेजिन करो, ये ऐसे गोल है आपका ग्लोब, तो इस पे हर पॉइंट पे इक्वेटर उसी पुश से चलेगा, उसी रोटेशनल स्पीड से चलेगा। तो ऐसा नहीं कि वेस्टर्न साइड्स, इनफैक्ट व्हाट इज ईस्ट एंड व्हाट इज वेस्ट? कोई वेस्टर्न कंट्री बताओ? हाँ, यूएस मान लेते हैं, है ना, यूएस मान लेते हैं, यूएस वेस्ट है ना? उसके बाद कौन सी कंट्री है?
उसके बाद भी कुछ है? नहीं है सारी। उसके बाद क्या है? एग्जैक्टली उसके बाद आपका USSR है, अलास्का, फिर आपका चाइना, फिर आपका USSR। तो ये गोल है ना पूरा, ऐसा नहीं कि वेस्ट खत्म हो गया फिर यहाँ पर पहुँच गए फिर गिर गए नीचे, ऐसा कुछ गिरेंगे नहीं है ना। यहाँ से चल रहे चाइना आ गया, ईस्ट पहुँच गए, फार ईस्ट पहुँच गए, फिर नीचे गिर गया हम, ऐसा कोई सिस्टम, गोल है, सिस्टम में चल रहा है। तो आप यहाँ से चलते फिर पीछे से आ जाओगे। समझ आ रहा है? ग्लोब होना, जरा ग्लोब लेकर आओ, लाओ वापस। ये देखो जरा, देखो ये पढ़ा रहा है या नहीं अभी ग्लोब पे? चलो छोड़ो, बैठो। समझ अगर आ रहा है तो ग्लोब की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है आपको? मुझे नहीं लग रहा आपको समझ आ रहा है, आपको एरोप्लेन जा रहा है ऊपर से, है ना। कल मैं फिर से समझाऊंगा इसको, फिलहाल के लिए इतना अब। अच्छा, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, आपकी लॉन्च बेस वेस्ट से हो ईस्ट से हो, रोटेशनल स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वेटर पे हर पॉइंट पे रोटेशनल स्पीड क्या है? सेम है। फर्क क्यों, कैसे पड़ती है? जब आप इक्वेटर से ऊपर या नीचे जाओगे तब स्पीड पे फर्क पड़ेगी। अगर आप इस लैटिट्यूड पे हो, इस लैटिट्यूड पे स्पीड क्या होगी? कम होगी। इस लैटिट्यूड पे स्पीड और कम होगी, और पोल पे तो बहुत कम होगी, ठीक है ना। तो स्पीड नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कम होगी। लेकिन अगर इसकी बात करें, इसमें कोई भी स्पीड पे फर्क नहीं पड़ेगा, इधर पूरी जगह पर स्पीड सेम होगा। उसके बावजूद किसी भी कंट्री की लॉन्च बेस उठाओ, आपको हमेशा वो ईस्टर्न साइड से दिखेगी, हमेशा। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सोचो। सर हम कहाँ से आएंगे? जो नेचुरली हम देखते हैं ना, ईस्टर्न साइड कंट्रीज है, चाइना वगैरह, और ये वेस्टर्न साइड वैसे। इसने एक पॉइंट करेक्ट बोला, दैट इज नॉट द एंटायर रीजन, पर एक पॉइंट ठीक बोला इसने। दो रीजन है। एक रीजन आसिम ने बोला, दैट इज कि अर्थ इस डायरेक्शन में जाता है ना, ठीक, तो हम चाहते हैं कि इसी डायरेक्शन में आपका ये भी चले, रॉकेट भी चले, है ना। सपोज यहाँ से अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है ऐसे, तो ये जब चलेगा तो हम जब भी रॉकेट उड़ाते हैं उसको हम इसी डायरेक्शन में उड़ाते हैं, उसको हम इस डायरेक्शन में नहीं उड़ाते, क्योंकि अर्थ आपका ऐसे जा रहा है और रॉकेट आप ऐसे भेज रहे हो, तो अर्थ का पुश आपको फायदा नहीं देगा, क्योंकि आपको अर्थ यहाँ से पुश दे रहा है, आप यहीं से लॉन्च करो और यहाँ से आप अच्छे से ऑर्बिट में जा पाओगे फिर, ठीक है। आप कभी भी नहीं देखेंगे रॉकेट यहाँ से उड़ रहा है और वर्टिकली ऊपर जा रहा है, वर्टिकली ऊपर वो नहीं जाता, वो अर्थ का पुश का इस्तेमाल करके ऑर्बिट में चला जाता है। समझा? तो एक तो आपको ऑर्बिट में जाना है, ऑर्बिट में जाना है, लेकिन असल रीजन क्या है कि हम ईस्टर्न साइड से क्यों बेस बनाते हैं? दैट इज, हमेशा जब रॉकेट उड़ता है, रॉकेट यहाँ से लॉन्च होने लगा, यहाँ से रॉकेट लॉन्च होने लगा, अब उसको सपोज इस डायरेक्शन में जाना है, और हम हमेशा देखते हैं ये जो फेज़ है इसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, रॉकेट ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर रॉकेट है और ये उड़ रहा है, अब उड़ा जब ये ऊपर हवा में है और यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, रॉकेट के रिमेन्स गिरेंगे तो किस पे गिरेंगे? कंट्री पे गिरेंगे ना, पॉपुलेशन पे गिरेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ईस्टर्न साइड से बेसिस बनाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर भी गिर गया तो ओशन में पड़ेगा, ज़मीन पर नहीं। समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर वाटर बॉडीज़ है, तो हम चाहते हैं कि अगर आपका यहाँ से लॉन्च बेस हुआ, लॉन्च अगर यहाँ से हुआ, यहाँ से उड़ने के बाद अगर लॉन्च फेल भी हो गया, रॉकेट ब्लास्ट भी हो गया, उसके रिमेन्स गिर जाएंगे पॉपुलेशन के ऊपर, जिससे डेथ हो सकती है। तो हम बेसिस इस साइड से बनाते हैं ताकि यहाँ से जब लॉन्च होगा फिर अगर एक्सीडेंट हुआ तो वो पानी पे गिरेगा। समझा? तो दुनिया की हर कोई बेस आमतौर पर किस साइड से है? ईस्टर्न साइड से। वर्ल्ड मैप देखो, ये देखो किसी भी कंट्री की बेस, ऑस्ट्रेलिया की बेस भी कहाँ से? सब की यहाँ से। ये यहाँ से लॉन्च करेंगे, यहाँ से जब ये उड़ेगा तो अगर गिर भी गया पानी पे गिरेगा। ये यहाँ से उड़ेगा, 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 यहाँ से इंडिया भी मेजॉरिटी यहाँ से। समझा? ऐसे ही चाइना भी यहाँ से। अब चाइना अगर यहाँ से लॉन्च करेगा इस साइड से, तो अगर रॉकेट फेल हो गया तो किस पे गिरेगा? चाइना पे गिरेगा, ठीक है ना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई कंट्री
ईस्टर्न साइड से ही करती है। इसमें दो चीज़ें हैं। अगर ये इस देश में पूरा स्पेर्सली पॉपुलेटेड इलाका है और आपने यहाँ से लॉन्च करना है, तो अगर पॉपुलेशन यहाँ पर है उस पर गिरेगा तो हम यहाँ से लॉन्च नहीं करेंगे, यहाँ से लॉन्च करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रहती है, ये डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से भी लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि डेजर्ट में मेरे पड़ भी गया अगर तो पॉपुलेशन वहाँ पर नहीं है। तो कज़ाकिस्तान में, जो कज़ाकिस्तान है ना देखो ये ना कज़ाकिस्तान कर सकता है, उसको कोई पानी है वहाँ पर नहीं है ना, तो कज़ाकिस्तान बीच में से ही लॉन्च करता है जहाँ पर रेगिस्तान है, क्योंकि रेगिस्तान पे अगर वो गिर भी गया तो फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पर पॉपुलेशन उतनी नहीं है। तो एक बड़ा सा यहाँ पर जो कॉस्मो ये है रशिया की यहाँ पर लॉन्च बेस है कज़ाकिस्तान में, क्योंकि कज़ाकिस्तान पहले यूएसएसआर का ही हिस्सा था ना, ये पूरा यूएसएसआर का हिस्सा था, फिर ये आज़ाद हो गया, तो इन्होंने यहाँ पर ही एक बेस बनाई है, यहीं से ये लॉन्च करते हैं। और अगर गिर भी गया रेगिस्तान पर ही गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर बॉडी का ये फ़ायदा नहीं उठा सकते। समझा? एक दो लाइन्स लिखते हैं। Rocket. And rocket is any type of a jet propulsion device carrying propellants to launch a variety of satellites, to launch a variety of spacecrafts into the atmosphere or outer space. A rocket slash launch vehicle is a good illustration of Newton's third law of motion. Inverted commas begin. For every action, there is an equal and opposite reaction. In the case of a launch vehicle, the action is the flow out. The action is the flow out of the exhaust gases produced by the combustion of the vehicle's fuel in its rocket engine. And the reaction is the pressure. Called thrust.
pressure called thrust, which is applied to the internal structure of the launch vehicle, which is applied to the internal structure of the launch vehicle that pushes it in the direction opposite to the exhaust flow, in the direction opposite to the exhaust flow. The primary goal of launch vehicle designers is to maximize the vehicle's weight lifting capability. Maximize vehicle's weight lifting capability, while at the same time providing an adequate level of reliability, at an acceptable cost. More often, propellant makes up to 80% or more of the total weight of a launch vehicle. Subheading launch bases. तो लॉन्च बेसिस कहां पे होनी चाहिए? इक्वेटर के नजदीक. Why? Because the gravity is low and the rotational speed is more, and it has to be on the eastern side of the continents. है ना? बस वो बेसिक्स है इसमें. Most launch vehicles take off from sites या from bases on land. On sites or bases from land. Most launch vehicles take off from sites or bases on land, and a few are sea launched. देखो यहाँ वर्ल्ड मैप देखो. इंडिया कहां पर है? ये इक्वेटर है. ठीक है, हो गया आपका इक्वेटर. ये इक्वेटर, हाँ ये है, हो गया आपका इक्वेटर. ठीक है, तो इंडिया क्या इक्वेटर से लॉन्च कर सकता है? नहीं कर सकता. इंडिया को इक्वेटर के ऊपर से ही लॉन्च करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा खर्चा है. ठीक, ग्रेविटी ज़्यादा है, रोटेशनल स्पीड भी उतना नहीं, फ्यूल ज़्यादा लगेगा. फ्यूल अगर ज़्यादा लगा तो सैटेलाइट का वजन ज़्यादा नहीं हो सकता, वो दिक्कत है इसमें. तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया के पास एक ऑप्शन है. लैंड से तो लॉन्च करेगा अगर, तो यहाँ से कर सकता है ईस्टर्न साइड से, कोई इशू नहीं, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा.
लेकिन अभी आपने लिखा आपको कॉस्ट भी क्या करना है, कम करना है, क्योंकि एक रॉकेट आपका हो जाता है लगभग $90 मिलियन, और अगर वो फेल हो गया तो $90 मिलियन एकदम से खत्म। तो इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया एक प्लेटफॉर्म बना सकता है सी में, सी लॉन्च बेस। जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं ना, इसमें गन शिप्स वगैरह होते हैं जो लड़ने जाते हैं समंदरों में, नेवीज के पास होते हैं, बिल्कुल ऐसी आपके पास एक रोबोटिक या कोई भी आपका ड्रोन शिप इसको हम बोलते हैं, या किसी भी तरीके का शिप बना लो एक बड़ा सा, उसको हम वहाँ से सी लॉन्च कर लो। तो आपको कोई रॉकेट लेना है, रॉकेट को नेवीज के ज़रिए, शिप्स के ज़रिए इक्वेटर तक ले जाओ और यहाँ से फिर उसको लॉन्च करो। तो सी लॉन्च भी हो सकता है उन कंट्रीज़ के लिए जिनके पास इक्वेटर में कोई लैंड नहीं है, तो वो सी से लॉन्च कर सकते हैं। अब इसको करने की ज़रूरत नहीं है सी से ना, इसका इक्वेटर पर ही आता है, तो ये इस यहाँ से कर सकते हैं। तो ये ब्राज़ील भी कर सकता है, यहाँ पर कोलंबिया भी कर सकता है, और अगर मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स को करना है उनको भी सी लॉन्च करना पड़ेगा यहाँ से, अगर इक्वेटर से करना है। लेकिन आमतौर पर वो केप कनावरल यहाँ से ही करते हैं। तो वो देखेंगे कल, मैं लॉन्च बेसिस पढ़ाऊँगा दुनिया भर में कौन कौन सी लॉन्च बेसिस है और इंडिया में कौन कौन सी है, उसका लैटिट्यूड भी देखेंगे, और किस लॉन्च बेस पे कितना रोटेशनल स्पीड से फ़ायदा आता है वो भी देखेंगे। बंद करो इसको।